तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। कल सैटरडे था, उसके बावजूद आपने मेरे मुंह से बार बार संडे सुना होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार मैंने संडे बोला। कहानी पूरी होने के बाद कई लोगों ने जब सुना तो कमेंट भी किया कि आप सैटरडे को संडे बोल रहे हैं, आप या तो पागल हो गए या फिर आपके दिमाग से उतर गया। लेकिन दिमाग से भी एक बार उतरता है, आप लगातार बोल रहे हैं, तो फिर आखिर हुआ क्या? तो दरअसल कल की जो कहानी थी, ये कहानी मैंने मान के चलिए कि 3 से 4 संडे पहले सुनाई थी। मैंने कहानी उसको रिसर्च किया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद सुनाया। लेकिन शायद दुर्योग से कोई और बड़ी घटना घटी थी, इस वजह से उस कहानी को मुझे छोड़ना पड़ा और उस बड़ी घटना को कवर करना पड़ा। शायद वो मनीष साहने वाला केस था, मनोज साहने जो कुकर में उबालने वाला था, या फिर ऐसी ही कुछ बड़ी घटना थी। और उस घटना के घटते ही चूँकि अब सबसे आगे रहना पड़ता है, कोई सुनाए उससे पहले सुनाना पड़ता है, इस वजह से इस कहानी को मैंने छोड़ा था और फिर उस कहानी को सुनाया था। तो तब से ये कहानी लैपटॉप में पड़ी थी। कल मुझे कहीं जाना था और उम्मीद थी कि लौट आऊँगा शाम तक। उसके बाद फिर ये लगा कि आज शायद नहीं आ पाऊँगा। प्रयास पूरा था, लेकिन आते आते बहुत रात हो गई। रिसर्च और रिकॉर्ड इन दोनों चीज़ का वक्त भी नहीं मिला। तो फिर अब आप लोग इंतज़ार करते हैं कि 10 बजे मैं कहानी सुनाऊँगा और फिर 10 बजे पता चले कि आज कोई कहानी ही नहीं है, तो ये भी गलत है। इस वजह से फिर मैंने वही कहानी रिकॉर्डेड जो थी उसको लाइव करके छोड़ दिया। और उस कहानी को तभी आप लोग सैटरडे के दिन सुनते हैं और फिर आपको लगता है कि ये संडे बार बार क्यों बोल रहा हूँ। तो दरअसल वो कहानी पुरानी थी और रिकॉर्डेड थी, तो यही वजह थी। अब आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको ग्वालियर हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला सुनाता हूँ जिस फैसले से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल ग्वालियर के हाई कोर्ट में एक मुकदमा चलता है। मुकदमा एक 17 साल की, अब 17 साल मतलब एक नाबालिग लड़की और एक 30 साल के लड़के के बीच चलता है। लड़की मुकदमा कर देती है और लड़का अपना डिफेंस करता है। अब कोर्ट रूम में है, दोनों पक्षों के वकील जिरा बहस कर रहे हैं। जिरा बहस होने के बाद फिर फाइनली कंक्लूज़न जो निकल के सामने आता है, उस कंक्लूज़न के हिसाब से ये जो लड़की थी जब 12th में जाती है तो उस टाइम उसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाता है। अब सोशल मीडिया पे उसने अकाउंट बनाया, बनाने के बाद फिर नए नए लोग उससे जुड़ते हैं। अब जान में, पहचान में या फिर अनजान तरह तरह के लोग उसको मैसेज करते हैं। अगर इसी दौरान इसी लड़के से भी सोशल मीडिया पे इस लड़की की मुलाकात होती है। अब चूँकि दोनों एक ही शहर के थे, एक ही जगह के थे, तो कहीं ना कहीं फिर बातचीत करने की एक क्यूरियोसिटी या फिर जिज्ञासा भी हुई कि उस कहाँ की है, कौन से जगह की है, किस घर की है। दोनों में बातचीत हुई, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। हालांकि लड़के ने बताया कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है। इसके बावजूद लड़की उससे अपने रिलेशन को कंटिन्यू करती है। दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे को मिलने बुलाते हैं। और जब मिलने बुलाते हैं तो मिलने बुलाने के बाद फिर दोनों एक होटल के कमरे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो लड़का है वो फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, तो लड़की मना कर देती है। अब लड़की जब मना करती है तो लड़का रीज़न पूछता है। तो लड़की कहती है कि तुम शादीशुदा हो, अब एक शादीशुदा इंसान से मैं क्यों रिलेशनशिप बनाऊं, क्यों उसके साथ इस तरह का काम करूं। इस पे लड़का उसको एक झूठा हौसला देते हुए कहता है कि तुम रिलेशन बना लो, कुछ टाइम बाद मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। अब लड़की इस बात पे एग्री हो जाती है। फिर उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनता है। अब फिजिकल रिलेशन बनने के बाद फिर ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। अक्सर ये लोग मिलते, उसके बाद ये सारा काम होता। अब लड़की को उम्मीद थी कि जो लड़का है वो शादी कर लेगा, लेकिन लड़का पहले से शादीशुदा था तो फिर शादी नहीं करता। कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। अब जब ब्रेकअप होता है तो फिर लड़की के दिमाग में आता है कि मैं बदला कैसे लूँ। अब बदला लेने का जब ख्याल दिमाग में आया तो फिर उसको पता चला कि वो तो अभी 17 साल की है और उसकी एज 18+ है नहीं। और जो भारत का कानून कहता है उस हिसाब से 18+ अगर आप नहीं हैं तो आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है तो जो माना जाएगा उस हिसाब से आपका रेप हुआ है। बस लड़की इसी बात का फ़ायदा उठाती है और उस लड़के के ऊपर पास्को एक्ट लगा देती है, यानी एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का। अब जैसे ही एक्ट लगा तो ये एक्ट इतना गंभीर है, इस वजह से इस एक्ट के तहत उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। मामला लोअर कोर्ट में गया, उसके बाद हाई कोर्ट में गया। और जब हाई कोर्ट में ये पूरी जिरा बहस हो गई तो जो जज साहब थे उन्होंने जो फैसला दिया वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक विचारणीय बात है।
दरअसल जज साहब ने कहा कि सारी बातें ठीक है कि लड़का शादीशुदा था, लड़की नाबालिग है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज के टाइम में क्या 17 साल की लड़की इस तरह से मूर्ख या फिर नासमझ होती है कि कोई भी लड़का उसको बहका के फिजिकल रिलेशन बना ले और उस लड़की को ज्ञान ना हो कि फिजिकल रिलेशन होता क्या है। यानी कानूनन तौर पे ये माना जाता है कि 17 साल की लड़की इन सारी चीज़ों से नादान होती है, उसको पता नहीं होता, तो उसको आप बहला फुसला के अगर करते हैं तो, या फिर उसकी मर्जी से भी करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने बहला फुसला के किया। जज साहब का कहना था कि क्या एक 17 साल की लड़की, और लड़की की जो उम्र थी 17 साल 3 महीने, तो क्या 17 साल की लड़की इस तरह से नादान होती है कि कोई उसको बहका के कर सके, वो भी आज के टाइम में। इसी टिप्पणी को करने के बाद जज साहब ने अपना फैसला दिया और इस मुकदमे को निरस्त कर दिया और कहा कि आप किसी और एक्ट के तहत मुकदमा लगा सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस लड़के ने आपको धोखा दिया, चीट किया, लेकिन पॉक्सो एक्ट लगाना न्याय संगत नहीं है और ये रिलेशन आपकी मर्जी से बना है और 17 साल में आप इतनी नादान नहीं है कि आपको बहलाया फुसलाया गया। और इसी के साथ जज साहब ने इस पूरे मामले को रद्द कर दिया और FIR खारिज कर दी। तो ये अपने आप में इस मामले से हम आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और आज की जो कहानी सुनाऊंगा ये कहानी भी कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ी हुई है। तभी मुझे लगा कि इस कहानी को आपको बताऊं, साथ ही अब आज की कहानी शुरू करूं। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक शहर मिर्ज़ापुर, और इसी मिर्ज़ापुर में एक थाना लगता है, अदलहाट थाना, और इसी अदलहाट थाने में एक गांव है, डेहरी गांव। इसी डेहरी गांव में एक शख्स जिसका नाम हरिचंद्र विश्वकर्मा, वो और उसकी बीवी। हरिचंद्र अभी 35 साल का था, कोई बच्चा हुआ नहीं था। तो वो और उसकी बीवी दोनों एक साथ रहते थे। जो हरिचंद्र विश्वकर्मा था वो पेशे से एक राजमिस्त्री था, राजमिस्त्री का काम करता। रात रात भर कभी काम करना पड़ता, कभी दिन में भी काम करना पड़ता। कभी ऐसा होता कि कहीं बिल्डिंग वगैरह करना हो तो वहाँ भी जाता, नाइट ड्यूटी करता, तो उससे अच्छे खासे और पैसे मिल जाते। दिन भर वो काम करता, शाम को घर पे आता। यही सिलसिला कई सालों से चलता रहा। जो पत्नी रीवा थी वो घर पे खाना वगैरह बनाती, उसी से फिर घर का खर्च चलता। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। दोनों पति पत्नियों में प्रेम था, न कभी लड़ाई हुई न कभी झगड़ा हुआ। घर वाले भी खुश रहते थे, आसपास के लोग से भी हरिश्चंद्र का अच्छा खासा व्यवहार। जैसा नाम था वैसा स्वभाव था, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। लेकिन इसी बीच 13 तारीख को, यानी अभी ये जुलाई में जो 13 तारीख बीती, इसी 13 तारीख को जो हरिश्चंद्र था वो किसी काम से बनारस जाता है। बीवी को बताता है कि मैं बनारस जा रहा हूँ। जाने के बाद वो पूरे दिन बनारस में रहता है। रहने के बाद शाम को लौटता है, और जैसे ही लौटता है तो लौटने के बाद रास्ते में उसको एक टीचर का फ़ोन आता है। बगल में एक कटका है वहाँ से। अब टीचर का फ़ोन आता है। टीचर कहते हैं कि कहाँ हो? हरिश्चंद्र बताता है कि बनारस से लौट रहा हूँ। टीचर थोड़ा सा गुस्सा भी करता है और कहता है कि इतने दिन से मेरा एक काम अटका हुआ है, तुम दिन भर अपने दूसरे कामों में चले जाते हो, शाम को मैं बोलता हूँ तो मेरे पास आते नहीं हो। आज तुम बनारस चले गए और बरसात का मौसम है और मेरा ये दिक्कत है, मेरा काम कैसे होगा? अब टीचर एक सम्मानित व्यक्ति थे, तो जब रात को ये बात वो सुनता है, लगभग 7 से 8 बज रहे होंगे, तो फिर कहता है कि सर जी आप चिंता मत करो, मैं अभी बनारस से लौट रहा हूँ और घर पे नहीं जाऊँगा, सीधा आपके पास आऊँगा। इतना बोलता है। बोलने के बाद फिर शाम को वो ट्रेन से उतरता है मिर्ज़ापुर। उसके बाद फिर अपने घर के पास पहुँचता है। उसके बाद फिर कटका जाने के बाद इधर बीवी फ़ोन करती है और कहती है कि क्या हुआ, अभी तक तुम आए नहीं? बताता है कि गुरुजी का एक काम है, काम होने के बाद मैं इत्मीनान से, भी हो सकता है कि 1-2 घंटे लग जाए, तो तुम आराम से खाओ पियो और सो। मैं रात बिरात आऊँगा, नहीं तो सुबह आऊँगा। अब फ़ोन पे इतनी बात हुई, उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। बीबी अपना खाना खाती है, खाना खाने के बाद सो जाती है। रात को सोते टाइम फिर फ़ोन करती है और कहती है कि कितना वक्त लगेगा? तो फिर वो कहता है कि 2-2:30 बज जाएंगे। उसके बाद बेबी सो जाती है। रात के 2-2:30 बज जाते हैं। इधर ही अपना काम ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन घर पे नहीं पहुँचता। अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद डेहरी गांव के जो लोग थे वो घूमने निकलते हैं, और निकलने के बाद देखते हैं कि ये जो शख्स है हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, ये नहर की पटरी के पास लेटा हुआ है। अब जैसे ही गांव के ये लोग देखते हैं तो फ़ौरन एक तरह से चौंकते हैं कि एक शख्स जिसका अच्छा खासा घर है और इस तरह से गर्मी बरसात का मौसम, सांप बिच्छू का सीजन, तो ये यहाँ पे खेत के पास ये नहर पे कि लेटा हुआ है। यहाँ पे तो ना इसका कोई खेत है, ना यहाँ पे इसकी कोई ज़मीन, और ऐसा ही कभी काम करता भी नहीं था, ना ही ये शराब पीता है।
गांव वाले लोग फ़ौरन पूछने के लिए, उसको उठाने के लिए जैसे उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो खून से लथपथ है। अब चारों तरफ ज़मीन पे खून बिखरा हुआ है। अब इतना देखने के बाद गांव वाले एक तरह से चौंक उठते हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, इधर पत्नी तक खबर जाती है। पत्नी बेचारी रोती रोती वहाँ पे पहुँचती है। इधर मौके पे पुलिस आती है। आने के बाद जब पुलिस और वहाँ पे जो और लोग थे जब उस लाश को चेक करते हैं तो पता चलता है कि शख्स को, यानी जो हरिश्चंद्र विश्वकर्मा था, इसको गोली लगी हुई है। गोली पीछे गर्दन पे लगी थी और आगे से निकल गई थी और इस वजह से ही इसकी मौत हुई थी। अब एक शख्स जो महज राजमिस्त्री का काम करता हो, जिसके पास न ज़्यादा पैसे हो न ज़्यादा वो, तो फिर इसको कौन गोली मार देगा। गांव वालों में भी तरह तरह की बातें होती हैं कि अच्छा भला इंसान था, किसी से क्या दुश्मनी। पुलिस वालों को अब ये केस सुलझाना था। पुलिस वाले बॉडी कब्जे में लेते हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि किसी ने क्या देखा, सबसे पहले किसने देखा। सारे लोगों ने जो कुछ देखा था सब लोग बताते हैं। पुलिस वाले सबकी बातों को सुनते हैं, लेकिन सवाल यही था कि एक आदमी जिसका न किसी से कोई झगड़ा हो, न जिसका किसी से कोई रंजिश हो, तो उस आदमी को गोली किसने मार दी। अब शुरुआत में देखने पे ये लगा कि जब किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं, तो इस आदमी को किसी ने लूटपाट के इरादे से गोली मारा। यानी इसने कुछ पैसा वगैरह रखा होगा, आदमी लूटने आए होंगे, उसके बाद ये विरोध किया होगा, उन्होंने गोली मार दी होगी। अब जब ये उम्मीद लगी पुलिस वालों को तो पुलिस वालों ने पॉकेट वगैरह चेक की। अब पॉकेट चेक की तो उसमें पैसे और सारी चीज़ें सिर्फ, तो फिर अब ये भी मामला नहीं हो सकता कि लूटपाट के लिए गोली मारी गई हो। क्योंकि अगर लूटपाट के लिए मारी गई होती तो कम से कम कुछ सामान तो गायब होते, लेकिन कोई सामान गायब नहीं। अब जब ये एंगल खारिज हुआ तो फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है किसी से कोई दुश्मनी रही हो। पुलिस वालों ने उसकी बीवी को बुलाया और पूछताछ शुरू की। बीवी से जब पूछताछ शुरू की कि क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी, तो फिर बीवी बताती है कि नहीं, मेरे पति की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरे पति तो महज अपने काम से मतलब रखते थे, काम निपटाते थे, निपटाने के बाद घर आ जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, उसके बाद फिर सुबह निकल जाते थे। तो मेरी जानकारी में तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अब बीवी जब ये बात बोलती है तो पुलिस वालों को लगता है कि अब बीवी को नहीं पता तो चलो गांव वालों से पूछ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर तक बात नहीं पहुंचती, गांव वाले जानते रहते हैं। तो पुलिस वालों ने अब गांव वालों से पूछताछ शुरू की। गांव वालों से अलग अलग तरीके से पूछा कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई खेत का कोई विवाद, किसी से कोई ज़मीन का कोई मसला। लेकिन जब किसी से भी कोई एंगल निकल के सामने नहीं आया तो पुलिस वाले फिर हैरान कि एक आदमी के कत्ल होने की जो वजह निकलती है वो या तो कोई रंजिश रही हो, या तो कोई नाजायज़ संबंध, या फिर किसी से कोई झगड़ा रहा हो, किसी से ज़मीनी विवाद। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं निकल के सामने आ रहा। पुलिस वालों ने यह भी पता किया कि क्या इस आदमी की किसी से कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जिसमें इसका कत्ल हो गया हो, क्योंकि आज के टाइम में ऐसों में भी हो जाता है। तो जब इस एंगल पे भी छानबीन हुई तो इस एंगल पे भी कुछ नहीं निकला। वो आदमी तो बिल्कुल लॉयल था अपनी बीवी के लिए। तो जब सारे एंगल खारिज हो गए तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले अब परेशान थे कि एक आदमी का कत्ल हो क्यों सकता है। इस आदमी की ना किसी से कोई दुश्मनी रही, ना कहीं लूटपाट का कोई अंदेशा, ना कोई ज़मीनी विवाद, तो फिर कत्ल हुआ क्यों। पुलिस वालों ने जिस घर पे ये काम करने गया था वहाँ पे भी छापेमारी की, वहाँ पे भी पूछताछ किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाद विवाद इन लोगों से हुआ हो, इन लोगों ने ही मार के फेंक दिया हो। लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं निकला। तो जब तमाम तरह की पूछताछ, तमाम तरह की चीज़ें पुलिस वाले करके थक जाते हैं, हर उस शख्स से पूछते हैं जो रात में देर तक जगा था, हर उस शख्स से छानबीन करते हैं जिससे कुछ मिल सकता था। तो जब कहीं से कुछ मिला नहीं तो फिर पुलिस वालों को लगा कि चलो एक काम करते हैं, अब घर से ही छानबीन शुरू करते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे। अब घर से छानबीन का मतलब ये है कि पहले पता करते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसा था, ये पता करते हैं कि घर में तो कहीं ना कोई रंजिश ना छुपी है। लिहाजा जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद फिर जब ये आइडिया आता है कि चलो घर से अब पूछताछ करते हैं, तो फिर घर में कौन था, तो घर में सिर्फ उसकी बीवी थी। इसीलिए पुलिस वाले उस बीवी को अपने साथ थाने ले आते हैं और थाने ले आने के बाद इत्मीनान से उसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद एकदम ग्राउंड लेवल पे पूछताछ शुरू करते हैं। पहले ये पूछते हैं कि आपसे कैसा संबंध था, तो बीवी कहती है कि मुझसे संबंध बहुत अच्छा था। इसके बाद पूछते हैं कि क्या आपकी जानकारी में घर में किसी से कोई रंजिश तो नहीं है जो आप सबके सामने ना बोलना चाहती हो। तो जब इस बारे में पुलिस वालों ने पूछा तो इस पर भी बीवी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि कोई रंजिश नहीं।
फिर पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आसपास में कोई झगड़ा, ज़मीनी विवाद? तो इस पे भी पुलिस वालों के सामने बीवी साफ साफ इनकार करती है और कहती है कि कोई विवाद नहीं। अंत में पुलिस वाले पूछते हैं कि कहीं कोई नाजायज़ संबंध का तो चक्कर नहीं है, यानी कोई ऐसा रिलेशन जो कत्ल की वजह बना हो। अब जैसे ही ये क्वेश्चन पुलिस वाले पूछते हैं, फ़ौरन उस महिला का जो सुर था कहीं ना कहीं वो बदलने लगता है और आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने लगती है। अब नाजायज़ संबंध का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं महिला चौंक उठी थी। कहीं ना कहीं जो रीवा थी वो हड़बड़ा चुकी थी और पुलिस वाले इस बात को फ़ौरन भांप जाते हैं। पुलिस वालों को फ़ौरन लग जाता है कि ये जो महिला है कुछ ऐसा जानती ज़रूर है जो शायद ये छुपाना चाहती है, या फिर चाहती है कि ये बात या ये राज खुले ना। फिर क्या था, पुलिस वाले जो कड़ी मेहनत कर रहे थे, कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही थी। उस महिला की घबराहट कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ऐसा उम्मीद देती है कि चलो अब इस महिला की इस घबराहट में ही कोई सच्चाई ज़रूर ऐसी है जिससे ये केस सुलझ जाएगा। अब पुलिस वाले फ़ौरन अपना पूछने का अंदाज बदलते हैं, उस महिला से अब सख्ती से पूछताछ करते हैं। और चूँकि वो महिला एक साधारण महिला थी, घरेलू हाउसवाइफ थी, तो ज़्यादा देर तक अपनी बातों पे टिकती नहीं, ज़्यादा देर तक इधर उधर घुमाती नहीं। अंत में टूटती है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है। और इस कहानी का जब खुलासा एसपी ने किया तो कहीं ना कहीं आसपास के सारे लोग सहम जाते हैं, सारे लोग चौंक उठते हैं। दरअसल ये महिला और उसके पति दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। पति दिन भर अपने काम में बिजी रहता, कई बार ऐसा होता कि किसी का काम वो रात में भी करने चला जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एक भूख थी कि ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अपनी बीवी, अपने बच्चों की अच्छी खासी परवरिश करूँगा। तो दिन में भी काम करता, रात में भी काम करता। और जो घर की सारी ज़रूरतें होती है, जो सामान वगैरह लाना होता, तो फिर जब पति बिजी है तो बीवी जाएगी। बीवी फिर जो रीवा थी वो अक्सर निकलती मार्केट, अपने सामान वगैरह की खरीदारी करती। खरीदारी करने के बाद फिर वापस आती, घर पे खाना बनाती। यानी पैसे कमाने की जो जिम्मेदारी थी वो पति के काम थी, और जो घर का काम करने की जिम्मेदारी थी, घर का खर्च चलाने की, वो बीवी के जिम्मे था। इस वजह से ऐसे ही आज के लगभग 5-6 महीने पहले जो रीवा थी वो मार्केट जाती है सामान लेने, और लेने के बाद लौटती है। लौटते वक्त एक ऑटो रिक्शा करती है, रिक्शा करने के बाद उसमें बैठती है। अब रिक्शा वाला गाड़ी चलाता है, चलाने के बाद ये पीछे बैठी है। सफ़र लंबा था तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। बातचीत शुरू हुई, उस आदमी ने अपना नाम सतीश सिंह बताया। उसके बाद फिर बताया कि मेरे यहाँ पे घर है, मैं यहाँ पे ऐसे ही काम करता हूँ, इस नौकरी से खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। और इधर वो रिक्शा वाला बातचीत कर रहा है, इधर जो रीवा है चुपचाप सुन रही है। उसकी बातें इस रीवा को इतनी अच्छी लगने लगी कि जब ये सफ़र ख़त्म हुआ तो फिर अंत में बातचीत इतनी बढ़ चुकी थी कि सफ़र ख़त्म होते होते दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब नंबर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई फ़ोन पे। अब दिन भर या फिर कभी कभार रात में पति बाहर रहता, रात भर उस रिक्शे वाले से बात करती। बातचीत करने के बाद धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। और प्यार जब हुआ तो फिर अक्सर ऐसा होता कि जो ये सतीश है जब ये मिलने को बोलता तो ये रीवा कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर पे आ जाओ, मेरा पति अभी बाहर है, कई घंटों बाद आएगा, 5-6 घंटे खाली हैं तो तब तक हम तुम मिल सकते हैं। तो फिर जब सतीश अब कहीं जाना भी नहीं था, सबसे सुरक्षित घर भी मिल गया। इस वजह से अब सतीश अक्सर ऐसा आता, आने के बाद मिलता, घंटों तक उसके घर पे रहता। रहने के बाद जब हरिश्चंद्र विश्वकर्मा के आने का टाइम होता तो चला जाता। अब कई महीनों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क हो या मुस्क हो, वो छुपाए नहीं छुपता। इस वजह से इस बारे में अब कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र विश्वकर्मा को भी पड़ोसियों से भनक लगने लगी कि कोई पराया मर्द है जो उसके जाने के बाद आता है। अब इस बारे में हरिश्चंद्र विश्वकर्मा अपनी बीवी से पूछता है, उसका फ़ोन वगैरह चेक करता है तो उसमें सतीश का नंबर मिलता है और साथ ही घंटों घंटों बात। तो फिर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये बात जब सतीश को इसको हरिश्चंद्र को पता चलती है कि मेरी बीवी जो है वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो काफ़ी गुस्सा होता है, डांटता है, फटकारता है, कसम देता है, कसम खाती है, कहती है कि आज के बाद नहीं करूँगी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद फिर से वही सिलसिला। अब ये चीज़ें जब लगातार चलती रही, लगातार हरिश्चंद्र रंगे हाथों पकड़ता रहा, तो फिर कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र का भी जो लहजा था वो सख्त होता रहा। हरिश्चंद्र लगातार अब डांटता, फटकारता, और फिर अंत में जब उसने मोबाइल वगैरह छीन लिया, साथ ही कड़ी नज़र रखने लगा और कई चीज़ें और करने लगा। पड़ोसियों से भी कह दिया कि अगर कोई आए तो फ़ौरन फ़ोन करना। तो फिर अब बीवी को कहीं ना कहीं लग गया कि अब हरिश्चंद्र इतना सख्त हो गया है कि शायद उसका ये नाजायज़ संबंध अब आगे नहीं चल पाएगा। तो फिर अब क्या करें।
सतीश फ़ोन करता है तो कहती है कि यार बातचीत हो पाएगी लेकिन हम मिल नहीं पाएंगे। सतीश कहता है कि क्यों, तो उस पर कहती है कि अगर मिलना है तो ऐसा मिले कि पति ना जान पाए, और पति ने इतना सब कुछ कर दिया, इतना एक तरह से अपना नेटवर्क फैला दिया पड़ोस में और सारी जगहों पे कि तुम आओगे घर में तभी पता चल जाएगा, मैं भी घर से निकलूँगी तब भी पता चल जाएगा, तो फिर अब हम मिल नहीं सकते। अब ये बात जब सतीश सुनता है तो सतीश कहता है कि यार कुछ तो करो, कोई जुगाड़ करो जिससे मिले। अब ये चीज़ें जब लगातार चलती रही, लगातार दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो फिर अंत में जो सतीश था जब वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे मिलना है, तो फिर बीवी कहती है कि काम करो, मेरे पति को तुम मार दो, मेरा पति मर जाएगा तो फिर हम तुम जब चाहेंगे तब मिल लेंगे, ना कोई रोक होगा ना टोक होगा, लेकिन जब तक मेरा पति रहेगा तब तक तो हम तुम नहीं मिल सकते। अब रीवा का इतना कहना हुआ कि सतीश भी इस कदर प्यार में पागल था कि कहीं ना कहीं अब वो भी सोच लेता है कि हाँ बात तो ठीक है, एक कत्ल कर दूंगा, कत्ल करने के बाद किसी को पता भी ना चले, ऐसा कत्ल करूंगा, उसके बाद जब चाहूँगा तब मिल लूँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी, ना कोई रोक ना कोई टोक, मामला एकदम सिंपल। फिर क्या था, सतीश भी रेडी हो जाता, अपने साथ एक और लड़के को शामिल करता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि कत्ल करें कैसे, क्योंकि दिन भर वो बाकी मजदूरों के साथ काम करता है, वहाँ पे कत्ल करेंगे तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, शाम को वो कब आता है किसके साथ आता है कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से भी नहीं हो सकता, रात में भी जहाँ ड्यूटी करता है वहाँ भी कई लोग होते हैं, तो वहाँ से भी कुछ नहीं क्लियर, तो फिर अब क्या करें। लगातार ये लोग प्लान बनाते रहते हैं, लगातार प्लान फेल होता रहता है, कभी सही लोकेशन नहीं मिलती, कभी टाइम नहीं मैच होता। लेकिन इसी दौरान जब ये बनारस जाता है तब बेबी को लगता है कि आज काम हो सकता है, क्योंकि बनारस से जिस ट्रेन से आएगा वहाँ भी टाइम फिक्स है, कितने बजे तो नहीं आएगा, इतने बजे के बाद ही आएगा। इसके बाद वो सतीश को कहती है कि 14 तारीख को यानी 13 तारीख को जो मेरा पति है वो आएगा बनारस से, तो तुम चाहो तो कत्ल कर सकते हो। इसके बाद फिर प्लान बनता है, प्लान बनने के बाद ये दोनों लोग इंतज़ार करते हैं, यानी सतीश की गर्लफ्रेंड और हरिश्चंद्र की बीबी और सतीश, साथ ही एक और लड़का शामिल होता है। फिर ये फ़ोन करती है अपने पति को, पूछती है कि कब आओगे, उस पर वो बताता है कि अभी तो मुझे कटका जाना है। अब कटका का जब ये नाम सुनती है तो लगता है कि प्लान फिर फेल। उसके बाद पूछती है कब तक आओगे, वो बताता है कि 2-2:30 बज जाएंगे। अब जब 2-2:30 बजे का वक्त सुनती है तो एक तरह से फिर खुश होती है कि चलो इस टाइम तो और लोग सोते रहेंगे, काम और आसानी से हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर अपने बॉयफ्रेंड को ये खबर कर देती है और कहती है कि 2-2:30 बजे तुम रेडी रहना, मेरा पति आएगा। इसके बाद जो बीवी थी लगातार पति को फ़ोन करती है, लगातार टाइम का अपडेट लेती रहती है कि कब काम ख़त्म होगा, कब आए, कब वो लौट के आएगा। इधर पति खुश था कि आज मेरी बीवी इतना प्यार करती है कि मेरे ऊपर लगातार फ़ोन कर रही है, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ दाल में कुछ काला है। 12-1 बजे वो फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद जो बताता है कि आधे 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो फिर ये लोग आते हैं, इसी गांव के पास उसी नहर की पटरी के पास बैठे रहते हैं। बैठने के बाद फिर घात लगा के इंतज़ार करते हैं। आधे 1 घंटे बाद वो आता है, आने के बाद फ़ौरन उसको रोकते हैं, रोकने के बाद पिस्टल से उसके गर्दन पे गोली मार देते हैं। गोली मारते हैं, वहीं पे वो तड़प के मर जाता है। उसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से 9-2-11, इन तीनों को यही लगा था कि मामला एक अज्ञात में दर्ज होगा, बीवी भी ज़्यादा पैर भी करेगी नहीं तो पुलिस वाले मामले का खुलासा भी नहीं करेंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और इस मामले को सुलझा लिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे, और ये सवाल मैंने परसों पूछा था कि चंद्रयान 2 का कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिस वजह से एक तरह से पूरा देश दुखी हो गया था। तो ये हादसा क्या था? तो दरअसल ये जो हादसा था कि चंद्रयान 2 जो है ये 22 जुलाई साल 2019 को लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद उम्मीद थी कि कुछ टाइम बाद ये पहुंच जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग, चूँकि लैंडिंग में 2 तरह की होती है, एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग यानी आराम से उतर गया, एक होता है हार्ड लैंडिंग यानी क्रैश लैंडिंग। तो उम्मीद ये थी कि जो चंद्रयान 2 है ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, लेकिन पहुंचने के कुछ टाइम पहले यानी बहुत थोड़ा सा फासला रह गया था, उसी टाइम इससे संपर्क टूट गया और इसका जो लैंडिंग था वो क्रैश हो गया। और ये सफल परीक्षण नहीं रहा, लेकिन असफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसका ऑर्बिटर है वो आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता रहता है, लेकिन संपूर्ण इसको सफल नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसका लैंडर रोवर वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो ना ही ये सफल रहा ना ही ये सफल रहा। और जब ये हादसा हुआ था तो कहीं ना कहीं पूरा देश एक तरह से रोया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो है नीलेश जी हैं, और गैरी राणा जी हैं, अजय गर्ग जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, CGS सुजीत जी हैं और सुबोध कुमार जी हैं।
तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि जो चंद्रयान 3 है, इसका जो बजट है कहीं ना कहीं ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है। तो इसका बजट कितना है और इस चर्चा में होने का क्या कारण है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।